हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलियर गेट, आपका अपना चैनल जहां आपको मिलती हैं एकेडमिक प्रिपरेशन और अपडेट्स। मैं आप सबका स्वागत करती हूं हमारे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के पहले सेशन में। आज हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी। चाहे आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, ये सेशन आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाने और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बनाने में मदद करेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी भी पीएचडी के जर्नी का बेस होती है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इस सेशन में मैं आपको 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़े हुए हैं। हर क्वेश्चन के पीछे की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए मैं आपको ये समझाऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या है और क्यों है। इसी तरह आप आंसर्स को सिर्फ याद नहीं करोगे, बल्कि उन्हें समझोगे भी, जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज पायलट टेस्टिंग इज डन? ऑप्शन ए research design, option B sampling design, option C framing research, option D framing management dilemma. ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि पायलट टेस्टिंग आमतौर पर किस स्टेज में की जाती है। सो योर आंसर विल बी कि पायलट जो टेस्टिंग है आमतौर पर रिसर्च डिजाइन स्टेज में की जाती है। ठीक है, इस स्टेज में रिसर्चर अपने रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स को प्लान करते हैं। ठीक है, सो पायलट टेस्ट जो है छोटे स्केल पर इन एलिमेंट्स को ट्राई करने के लिए होता है, ताकि किसी भी इश्यू को पहले से ही आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई किया जा सके। इससे रिसर्च डिजाइन की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इंश्योर होती है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, कि स्टेज जो पायलट टेस्टिंग है वो कौन सी स्टेज पे होता है, तो आपको याद रखना है कि रिसर्च डिजाइन स्टेज पे होता है। ठीक है, वो क्योंकि मतलब पहले से ही हमें पता चल जाए ना कि कोई इश्यू ना हो, पहले से ही वो रेक्टिफाई किया जा सके। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ethical codes do not apply to which of the following? Option A data collection, option B research design, option C participant response और option D sample selection। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एथिकल कोर्स होते हैं ना वो किस चीज पे अप्लाई नहीं होते। तो आप देख सकते हो कि आमतौर पर जो है ये सारी चीजें जो एथिकल कोर्स है वो डेटा कलेक्शन, ठीक है, रिसर्च डिजाइन एंड सैंपल सिलेक्शन, इन सभी चीजों पे लागू होते हैं। क्यों? जिससे कि हम जो है इंटीग्रिटी, फेयरनेस और पार्टिसिपेंट का जो रिस्पेक्ट है वो बनाते हैं। लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स का जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स का रिस्पॉन्स होता है ना वो हम नहीं करते, ये पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड होता है। ये एक एथिकल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली एथिकल कोर्स अप्लाई नहीं होते, क्योंकि ये चीज हम थोड़ी ना कर रही है, तो सामने वाला पार्टिसिपेंट का रिस्पॉन्स क्या उस पर डिपेंड करता है, वो कैसा कर रहा है। तो वी कैन से कि जो एथिकल कोर्स है ना वो पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स पे अप्लाई नहीं होते। मतलब ऐसे तो अप्लाई तो होते हैं, लेकिन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, क्योंकि हमारा काम है ही पार्टिसिपेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा ये तो वही लोग जान सकते हैं। ये सारी चीजों में हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा जोर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन, which of the following is not a method of citing secondary data sources referred to by a researcher? ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी ऑप्शंस दिए हैं कि साइटेशन स्टाइल्स जो होती हैं सेकेंडरी डेटा सोर्सेस, वो इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा है। एमएलए यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एपीए यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमपीए, तो यहाँ पे ये जो दोनों है ना, और शिकागो, तो ये तीनों जो हैं ये साइटिंग सोर्सेस हैं। ठीक है, सिटेशन स्टाइल्स हैं जो कि रिसर्च में सोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन जो एमपीए है ना ये कोई स्टैंडर्ड सिटेशन स्टाइल नहीं है, इसीलिए ये सेकेंडरी डेटा सोर्सेस को साइट करने का मेथड नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं ना, एमएलए, एपीएन, शिकागो, तो ये सारी चीजें जो है ना ये सिटेशन स्टाइल्स हैं, लेकिन ये कोई स्टाइल है ही नहीं, तो ये मेथड में आ ही नहीं सकता। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है। The next question, which of the following does not involve data modification?
कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेट मी टेल यू। ऑप्शन ए क्लस्टरिंग, बी ट्रांसफॉर्मेशन, सी स्टैंडर्डाइजेशन और डी सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा है इसमें कि कौन सा डेटा मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं करता, डेटा को चेंज नहीं करता, कौन सी ऐसी चीज है डेटा को मॉडिफाई नहीं करता। तो क्लस्टरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन, ये तीनों चीजें डेटा को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसेस करते हैं ताकि एनालिसिस के लिए डेटा प्रिपेयर किया जा सके। लेकिन जो सैम्पलिंग है ना, इसमें डेटा को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये एक सबसेट के रूप में बिना डेटा को अल्टर किए होता है, इसलिए सैम्पलिंग डेटा मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं करता, इसलिए हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। Then, which of the following research is conducted once and represent a snapshot of one point of time? Option A, cross-sectional, B, longitudinal, C, predictive और D, descriptive. ओके, सो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि कौन सा रिसर्च में से कौन सा एक बार कंडक्ट होता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम का स्नैपशॉट रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक ही टाइम के लिए होता है, कौन सा है इसमें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है ना, वो एक सिंगल पॉइंट पर कंडक्ट होता है जो वेरिएबल्स या फेनोमेनन का स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है वो सेम सब्जेक्ट को एक एक्सटेंडेड पीरियड तक स्टडी करता है, बहुत लंबे टाइम तक स्टडी करता है। प्रिडिक्टिव रिसर्च जो है वो फ्यूचर इवेंट्स को फोरकास्ट करता है, और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो पॉपुलेशन या फेनोमेनन के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता है। तो हमें यहाँ पे चाहिए जो एक ही बार होता हो और एक ही बार का पूरा का पूरा स्नैपशॉट भी प्रोवाइड कर दे, वो आता है क्रॉस सेक्शनल। सो योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Which of the following is not the quality of an observer? इसमें से कौन सा जो है ऑब्जर्वर की एक क्वालिटी नहीं है? ऑप्शन ए अनऑब्ट्रस्टिवनेस, बी ड्रिफ्ट, सी कंसंट्रेशन, डी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ड्रिफ्ट एक पोटेंशियल चेंज या इनकंसिस्टेंसी को रिफर करता है ऑब्जर्वर के बिहेवियर या जजमेंट्स में ओवर टाइम, जो एक एरर है ना कि एक क्वालिटी। अनऑब्ट्रस्टिवनेस, कंसंट्रेशन और एक्सपीरियंस, ये सारे जो है ना ये इफेक्टिव ऑब्जर्वर के डिजायरेबल क्वालिटीज है जो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन इंश्योर करते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑब्जर्वर में कौन सा क्वालिटी नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, तो वो है ड्रिफ्ट। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट होगा। Variables that have ability to influence the event being tested by the researcher are called option A dependent variable, B independent variables, C control variables और D extraneous variables। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि वो वेरिएबल जो इवेंट को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी रखते हैं जिससे रिसर्चर टेस्ट कर रहा है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा वेरियस वेरिएबल्स यानी कि ऑप्शन डी, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे तो कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको अफेक्ट करते हैं पोटेंशियल कंपाउंडिंग फैक्टर्स के रूप में। डिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि आउटकम्स होते हैं जो मेजर किए जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, जिसको मैनिपुलेट करता है। और कंट्रोल वेरिएबल्स वो होते हैं जो कांस्टेंट रखे जाते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो एक्स्ट्रावेनियस वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि कौन से वेरिएबल्स है जिनका एबिलिटी है कि वो जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ which of the following questions imply a favorable response to a question? Option A target, B leading, C structured, D unstructured। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौन सा एक फेवरेबल रिस्पॉन्स इम्प्लाई करता है, फेवरेबल रिस्पॉन्स कौन सा। ठीक है, सो लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे फ्रेज होते हैं जो पर्टिकुलर आंसर सजेस्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं जिसे क्वेश्चनर कंफर्म करना चाहता है। ये रिस्पोंडेंट्स को फेवरेबल रिस्पॉन्स देने पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, देन यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो तो लीडिंग रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं ये किस तरह के क्वेश्चन है। जो टारगेट क्वेश्चन होते हैं ना वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं, उसका एम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पहले से जो प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट होता है ना वो फॉलो करते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ओपन एंडेड होते हैं बिना फिक्स फॉर्मेट।
ओके, सो यहाँ पे जो फेयरवेल रिस्पॉन्स की बात की गई है तो वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर आंसर सजेस्ट करते हैं, ठीक है। Now moving to our next question. Now question number 9. Likert scale was developed by, Likert scale किसने बनाई थी? ऑप्शन ए रेंसिस लिकर्ट, ऑप्शन डी रेनविस लिकर्ट, सी रूपर्ट लिकर्ट और टी रिचर्ड लिकर्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यानी रेंसिस लिकर्ट, इन्होंने लिकर्ट स्केल डेवलप की थी, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्चर्स एरर, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रिसर्चर का एरर नहीं है। ऑप्शन ए पॉपुलेशन डेफिनेशन एरर, ऑप्शन बी मेजरमेंट एरर, ऑप्शन सी सरोगेट इंफॉर्मेशन एरर, ऑप्शन डी चीटिंग एरर, ठीक है। सो यहाँ पे जो रिसर्चर एरर है ना वो कौन सा नहीं है ये पूछा है। सो रिसर्चर एरर जो है यहाँ पे चीटिंग एरर की बात करते हैं, जो चीटिंग एरर आमतौर पर रिस्पोंडेंट्स की डिसऑनेस्टी या फ्रॉड को रेफर करता है, जो डायरेक्टली रिसर्चर्स की एरर्स में नहीं आता है, ठीक है, याद रखना। जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना उसकी डिसऑनेस्टी या उसका फ्रॉड होता है, ये रिसर्चर्स के एरर्स में आता ही नहीं। ये बाकी जो 3 एरर्स है लाइक पॉपुलेशन डेफिनेशन एरर, ठीक है, ये तब होता है जब पॉपुलेशन को गलत डिफाइन किया जाता है, ठीक है। देन मेजरमेंट एरर, तो ये जो है डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स में इनएक्यूरेसीज को इन्वॉल्व करता है। देन सरोगेट इंफॉर्मेशन एरर, ये तब होता है जब इनडायरेक्ट मेजर्स को इनएक्यूरेटली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नाउ अगर आप लोगों ने जो है हमारे एलियोडेट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। यहाँ से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारी जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसके डिटेल नोट्स और सेशन मिलेंगे, जिसमें मैं आपको हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी और जो भी कंटेंट होगा ना वो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, तो आपको जो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो अभी जाके डाउनलोड कर लें ये अपडेट ऐप और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, ठीक है। सो मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 11। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? ऑप्शन ए टी टेस्ट, बी चार स्क्वायर, सी जेड टेस्ट एंड डी एफ टेस्ट, ठीक है। तो चार जो स्क्वायर है तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो एक टेस्ट होता है ना इसमें, तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कैटेगरल वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप एक्सेस करता है, ठीक है। तो ये करेक्ट रहेगा बी। जो ऑप्शन बाकी जो तीनों ऑप्शन है ना टी टेस्ट जेड टेस्ट और एफ टेस्ट, ये सारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जो डेटा में जो अंडरलाइन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना वो एज्यूम करते हैं, ठीक है। नाउ which of the following is a measure of goodness of fit? ऑप्शन ए RMR, बी RMSEA, ऑप्शन सी GFI, ऑप्शन डी CMIN बाय DF, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी जो क्वेश्चन दिए ना इसमें से पूछा गया है कि गुडनेस ऑफ फिट का मेजर कौन है। तो गुडनेस आप ये जो RMR है मतलब कि रूट मीन स्क्वायर रेसिड्यूअल, RMSEA यानी कि रूट मीन स्क्वायर एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड CMIN अपॉन GF यानी चार स्क्वायर मिनिमा बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा ना गुडनेस ऑफ फिट यानी कि गुडनेस ऑफ फिट, तो ये जो है गुडनेस ऑफ फिट, जी फॉर गुडनेस ऑफ फिट, तो यहाँ पे कौन सा मेजर गुडनेस ऑफ फिट है? तो GFI है, ये सही चॉइस। वन सेकेंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statistical test can be used to check the significance of regression coefficient? Option A chi square, option B sign test, option C binomial test, option D t test, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऐसा कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट में से कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट की सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो टी टेस्ट जो है वो आमतौर पर यूज होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0 से सिग्निफिकेंटली
डिफरेंट है या नहीं, जो इंडिकेट करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जो है जो सिग्निफिकेंस जो चेक करता है वो टी टेस्ट करता है। बाकी जो जो तीनों टेस्ट दिए हैं ना, ये डिफरेंट टाइप्स के डेटा और हाइपोथेसिस के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, the lowest strength of relationship is reflected by which of the following correlation coefficient? Option A 0.98, B minus 0.98, option C minus 0.45, option D 0.05। तो नीचे दिए गए जो कॉरिलेशन कॉफिशिएंट में से कौन सा रिलेशनशिप की सबसे कम स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है? तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि 0.05 जो ये ऑप्शन है ना, जो जीरो के करीब होता है, ठीक है, जो बहुत ही वीक या नेग्लिजिबल रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है वेरिएबल्स के बीच। 0.98 एंड 0.98 जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप। देखो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हम कह सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्योंकि ये 1 के करीब है वो, ठीक है, ये -1 के करीब है और ये +1 के करीब है। तो ये दोनों जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो -0.45 है ना, ये मॉडरेट यानी कि मीडियम हम कह सकते हैं, मॉडरेट नेगेटिव रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा जो लोवेस्ट पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The standard error of estimate SYX is a measure of option A closeness, B variability, option C linearity और option D additivity। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट SYX क्या मेजर करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वेरिएबिलिटी। SYX यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट ऑब्जर्व वैल्यूज के रिग्रेशन लाइन के अराउंड वेरिएबिलिटी को मेजर करता है। ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जर्व डेटा पॉइंट्स प्रेडिक्टेड वैल्यू से कितना डेविएट करते हैं, मतलब कितना डिफरेंशिएटेड, कितनी दूरी पे हैं। और जो क्लोजनेस यानी कि क्लोजनेस डेटा पॉइंट्स की प्रॉक्सिमिटी को रिग्रेशन लाइन के करीब रिफर करता है। देन लिनियरिटी एक्सेस करता है कि वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप लीनियर है या नहीं। एडिटिविटी वेरिएबल्स के कंबाइंड इफेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी ये करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, in hypothesis test alpha equals to 0.5 and beta equals to 0.10, the confidence level is option A 0.95, option B 0.10, option C 0.90, option D 0.05। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फा दिया है 0.0.5 और बेटा कितना दिया है 0.10, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल हमको ढूंढना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल को ढूंढने के लिए हमें क्या फॉर्मूला अपनाना होता है, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अल्फा कितना है 0.05 और हम 1 माइनस 0.05 करेंगे तो ऑब्वियसली हमको आंसर कितना मिलेगा 0.95। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ये हमें कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, research can be classified as cross-sectional and longitudinal based on option A time, B uses, C type of data और D purpose। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रिसर्च को क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल में कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो अगर क्लासिफिकेशन करना होता है ना, तो वो टाइम बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे, टाइम डायमेंशन के हिसाब से करना होता है। क्यों, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल जो स्टडीज होती है ना, वो एक सिंगल पॉइंट इन टाइम पर कंडक्ट होते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज सेम वेरिएबल्स को एक एक्सटेंडेड पीरियड तक रिपीटेडली ऑब्जर्व करते हैं। तो हम इसको टाइम बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। In one sample, t test the degree of freedom is option A n minus 1, B 2n, C n plus 1 and D n। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वन सैंपल टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो यानी कि डीएफ की बात कर रहे हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डीएफ कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट के लिए, ठीक है। और जैसे कि n-1 जहां n यानी सैंपल साइज है, ये सैंपल मीन के एस्टिमेशन को अकाउंट करता है। तो यहाँ पे ये
करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए n-1। क्वेश्चन नंबर 19, rating of satisfaction level of quality of particular service by respondent is an example of option A research question, option B measurement question, option C management question और option D investigative question। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है किसी पर्टिकुलर सर्विस के क्वालिटी के सेटिस्फेक्शन लेवल को रिस्पोंडेंट द्वारा रेट करने का एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन सी यानी कि मैनेजमेंट क्वेश्चन करेक्ट है। मैनेजमेंट क्वेश्चन, लेकिन आमतौर पर देखें ना तो सेटिस्फेक्शन लेवल को जो ये जो है ना आंसर की प्रोवाइड की गई थी जो उसमें मैनेजमेंट दिया, लेकिन लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे मेजरमेंट आना चाहिए क्योंकि जो पर्टिकुलर सर्विस की क्वालिटी है ना यानी कि रेटिंग जो होती है रिस्पोंडेंट की उसके लिए जो यूज किया जाता है ना वो मेजरमेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं क्योंकि ये रिस्पोंडेंट्स के परसेप्शन को क्वांटिफाई करता है। ठीक है, इसलिए ये जो है ये ज्यादा करेक्ट रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 20, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज डैश सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, तो ऑप्शन ए नॉन प्रोबेबिलिटी, बी इंटरवल, सी प्रोबेबिलिटी और डी क्वार्टा। तो यहाँ पे पूछा है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या सैम्पलिंग टेक्निक है। तो ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसमें एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट अपने एक्वेंटेंस को रिक्रूट करते हैं फ्यूचर सब्जेक्ट्स के रूप में और ये मेथड आमतौर पर यूज होता है जब पॉपुलेशन को रीच करना या आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो। मतलब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे कि सपोज कोई रिसर्च कर रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई रिसर्चर बस रिसर्च कर रहा है कि जो सड़क पे जो रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो जिनका खुद का घर नहीं होता, तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मतलब जिनका खुद का घर नहीं है। तो अब ऐसे लोगों से मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो अब वो क्या करेगा कि अगर कोई एक मिल जाएगा ना बंदा तो उसके रेफरेंस से मतलब वो बताएगा, वो और दूसरों तक पहुंचाता है। जो जो पर्सन मिल गया, ठीक है, ऐसा तो वो उसके जरिए आप दूसरों तक पहुंच रहे हो ना। तो यहाँ पे जो है ये स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज होती है कि जहाँ पे ऑलरेडी एक पर्सन जो किसी और से फैमिलियर है वो वहां तक आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, जिसमें आपको पता ही नहीं था कि आप किस पर स्टडी करने वाले हो, आपको कुछ पता ही नहीं था। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपने हमारा एलियोडेट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाके आप डाउनलोड कर लें क्योंकि वहां से आपको, यहाँ तो एवरीडे हम एमसीक्यू थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन के अपलोड करते ही रहेंगे। ठीक है, कुछ विद कॉन्सेप्ट क्लेरेशन, ठीक है, क्लैरिफिकेशन कॉन्सेप्ट में आपका अच्छी तरह से क्लैरिफाई करती रहूंगी। लेकिन आपको अगर डिटेल्ड इसके सेशन चाहिए, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है कि आपको रेफरेंस क्रैक करना ही है, आप निकाल ही लोगे, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें। वहां आपको इससे रिलेटेड डिटेल नोट्स भी मिल जाएंगे और सेशन भी अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमारे ऐप पे सिर्फ यही मिल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज के सारे जो है अवेलेबल हैं नोट्स, ठीक है, एंड सेशन, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन अगर आपको पीएचडी की प्रिपरेशन करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21, the measure of location which is most likely to be influenced by extreme valuations in the data set is option A median, B mean, C range, option B। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि लोकेशन का वो मेजर जो डेटा सेट में एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखें ना तो आपने एडवांटेज या डिसएडवांटेज कभी भी पढ़े होंगे ना तो उसमें देखा होगा आपने डिसएडवांटेज में इसके मीन का जो डिसएडवांटेज ये है कि इट इज अफेक्टेड बाय टू एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा सेट। तो यहाँ पे मीन जो है एक्सट्रीम वैल्यूज यानी आउटलायर से सेंसिटिव होता है क्योंकि ये सभी डेटा पॉइंट्स को टोटल करके यानी सम करने और उनके नंबर से डिवाइड करने पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो है बहुत ज्यादा वैल्यूज होती है ना डेटा सेट में तो उससे मीन अफेक्ट होता है। जो मीडियन होता है ना वो मिडल वैल्यू है और आउटलाइटर से कम अफेक्ट होता है। रेंज की बात करें तो ये हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज के बीच का स्प्रेड मेजर होता है और जो मोड होता है ना वो सबसे फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू है और आउटलायर से अफेक्टेड नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आएगा।
Now, next question. Dash can be conceptually defined but cannot be measured directly. ठीक है, ऑप्शन ए कंस्ट्रक्ट, बी डेटा, सी हाइपोथेसिस एंड डी वेरिएबल। तो क्वेश्चन पूछा है कि जो कॉन्सेप्चुअली डिफाइन हो सकता है लेकिन डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता वो क्या है? ऑब्वियसली हाइपोथेसिस होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारे एजम्पशंस पे बेस होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है ये हाइपोथेसिस जो होता है ना, ये एक्सटेस्टेबल स्टेटमेंट है जो कि वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम हाइपोथेसिस को कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअली डिफाइन तो होता है लेकिन आप इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। Now, question number 23. A list of elements from which a sample may be drawn is called as a universe, the sampling units, C, sampling element and D, sampling frame. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिमेंट्स की एक लिस्ट जिसमें से सैंपल ड्रॉ किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सो हियर ऑप्शन जी विल बी करेक्ट। सैम्पलिंग फ्रेम एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है एलिमेंट्स की जिसमें से सैंपल ड्रॉ किया जाता है। ये पॉपुलेशन अवेलेबल फॉर सैम्पलिंग को रिप्रेजेंट करता है। जो यूनिवर्स होता है ना वो पूरा पॉपुलेशन है जिसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है और सैम्पलिंग एलिमेंट जो होता है ना वो सैम्पलिंग फ्रेम के इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए एक और टर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रेम आएगा जिसमें से सैंपल को ड्रॉ किया जाता है, वो सैम्पलिंग फ्रेम होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में 24, which among the following represent type 2 error? ऑप्शन ए गामा, बी अल्फा, सी बीटा और डी डेल्टा। तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से टाइप 2 एरर को रिप्रेजेंट कौन करता है तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ना वो बेटा होगा। जैसे कि हम इसे इस तरह से लिखते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूछ रहे हैं कि टाइप 2 एरर को क्या करता है? तो टाइप 1 के लिए अल्फा होता है तो बेटा तो इसका ही होगा, टाइप 2 के लिए होगा। ठीक है, ये टाइप 2 एरर तब होता है जब रिसर्चर गलत नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करता और ये बेटा से रिप्रेजेंट होता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अल्फा जो होता है ना वो जो है अल्फा, तो वो इस तरह का होता है कुछ। ठीक है, और ये जो है टाइप 1 एरर होता है जो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। और जो गामा और डेल्टा होता है ना वो स्टैंडर्ड टर्म्स नहीं है टाइप 1 या टाइप 2 एरर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 25. When the entire population divided into a number of homogeneous group or classes, it is known as ऑप्शन ए स्ट्रेटा, बी क्लस्टर, सी सैंपल, डी यूनिवर्स। यानी कि जब पूरी पॉपुलेशन को कोई होमोजेनियस ग्रुप या क्लासेस में डिवाइड किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटा, बी क्लस्टर, सी सैंपल और डी यूनिवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है ना वो करेक्ट होगा। स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है ना जिसमें हम पॉपुलेशन को होमोजीनियस यानी एक जैसे सब ग्रुप्स या स्ट्रेटा यानी ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये इंश्योर करता है कि हर एक सब ग्रुप सैंपल में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो जो रिसर्च फाइंडिंग्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, याद रखना कि यहाँ पे सिमिलर ग्रुप्स या क्लासेस में जब डिवाइड किया जाता है ना तो उसको हम स्ट्रेटा या स्ट्रेटम भी बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन एक करेक्ट होगा। क्लस्टर जो होता है ना ये ग्रुप सैम्पलिंग में यूज होते हैं जो जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस हो। क्लस्टर्स में ऐसा नहीं होता कि होमोजीनियस, एक ही जैसे जो ग्रुप्स की बात हो रही है वो स्ट्रेटा होते हैं। सैंपल यानी पॉपुलेशन का सबसेट एंड यूनिवर्स जो होता है ना वो पूरे पॉपुलेशन को रिफर करता है। तो यहाँ पे हमारा सेशन हम ओवर करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम और कई एमसीक्यू के साथ मिलेंगे। थैंक यू।